जय हिंद दोस्तों। भारत टीवी के इस प्रोग्राम में मैं संदीप भारती आपका स्वागत करता हूं। और इस प्रोग्राम का नाम है भारत की बात संदीप भारती के साथ। तो इसमें हम प्रयास करते हैं कि आपको जो भारत की बात, जो देश विदेश की बात, खेल की खबरें और जो एंटरटेनमेंट की खबरें, तो जो भी आपके जीवन से जुड़ी हैं जो खबरें, वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आपके भी कोई सवाल हो या आपके सुझाव हो, आप वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जैसे ये कोरोना का काल चल रहा है, तो हमेशा जो मास्क ला के रखें, और डबल मास्क, जैसे ये जो मास्क सर्जिकल मास्क है, तो 2 मास्क हमने ये लगा रखे हैं, तो ये मास्क आप लगा के रखें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बना के रखें। तो जो भी सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनका आप पालन करें। तो ये हमारे सुझाव थे और हमारी जो मुहिम थी भारत टीवी की, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जो कोरोना के केसेस हैं वो कितने हैं अभी भारत में। तो जो कल का जो डेटा आया था 26 तारीख का, अगर मैं बात करूं, तो उसके हिसाब से कल 2,11,000 केसेस आए थे भारत में, पूरे भारत में। 2,83,000 लोग ठीक भी हुए हैं और 3,847 मौत हुई हैं कोरोना की वजह से। तो ये हमने आपको बताया। और ये टोटल आंकड़ा अगर आज तक का हम बताएं आपको भारत में, तो 2,74,00,000 केसेस आए हैं आज तक। 2,46,00,000 लोग ठीक हुए हैं और जो डेथ हुई हैं 3,15,000 आज तक भारत में कोविड के जो केसेस थे उनकी वजह से। आपके कोई भी सवाल है तो आप वो रख सकते हैं, आपको कोई सुझाव है तो आप वो बता सकते हैं। और बाकी हम अगर जो स्टेट वाइज है उसको बाद में चर्चा करेंगे कि किस स्टेट में कितने केसेस आए हैं। तो उससे पहले जो दूसरी खबरें हैं कुछ, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक तो यास तूफान है, जो उसने काफ़ी नुकसान करा था अभी भारत में। अभी वो ढीला पड़ गया, उसकी जो चाल है यास तूफान की। तो उसी के लिए जो पीएम मोदी है, तो वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये कल दौरा करेंगे और बंगाल उड़ीसा के दौरा करेंगे कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी शुक्रवार को, यानी कि कल, तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगे। सबसे पहले वे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, वहाँ एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। उसके बाद मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। और इन जिलों में ही तूफान ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। इसके बाद वो बंगाल में भी रिव्यू मीटिंग करेंगे। रिव्यू मीटिंग में बंगाल की मुख्यमंत्री ये ममता जी भी होंगी। और बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद यास तूफान आगे बढ़ गया है, लेकिन ये तूफान अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब वहाँ यास तूफान का इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन जो तबाही उसने मचाई है, तो उसके लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कल दौरा करेंगे उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का। तो ये मैंने, आपकी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव हैं तो आप बता सकते हैं। हमारा ये जो खबरें बताने का मेन उद्देश्य ये है, हमारे जो बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी है, उनको हम सरल भाषा में बता सकें कि देश और देश विदेश में क्या चल रहा है। क्योंकि उनको पता होना चाहिए, हमारे जो युवा हैं खासकर, उनको जानकारी होनी चाहिए और सही तथ्य मिलने चाहिए। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि कुछ चैनल किसी पार्टी के हिसाब से खबर दिखाते हैं। तो हमारा निष्पक्ष चैनल है और हम भारत टीवी पे जो भी देश हित में होगा वो हम आपको बताएंगे, और जो गलत होगा उसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया तूफान के बारे में। बंगाल और उड़ीसा में तूफान की वजह से 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। बंगाल उड़ीसा में सबसे ज़्यादा तबाही यास तूफान ने यहीं मचाई, और बारिश और घरों के टूटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 उड़ीसा के और 1 बंगाल से हैं। बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा, शकरपुर, मंदारमनी, दक्षिण 24 परगना जिले के बाद बकखाली, संदेश खाली, सागर, फरेजगंज,
सुंदरबन आदि जगहों से लेकर पूरे बंगाल में 3 लाख लोगों के घर इस तूफान में उजड़ गए हैं। 134 बांध टूट गए हैं और जिन्हें ठीक करवाया जा रहा है। तो अभी देखिए, क्योंकि यहाँ बुधवार को 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। बहुत ज़्यादा होती है 130 140 के रफ्तार से। हम बंगाल और उड़ीसा की बात कर रहे हैं। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 28 और 29 मई को हेलीकॉप्टर से तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगी। और उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी से भी जो रिव्यू मीटिंग है उसमें बात करेंगी। तूफान के लिए जो भी क्या कहते हैं, जो अपडेट देना है या उनसे उसमें डिस्कशन करना है। और ये हमने आपको तूफान के बताया। और अब एक ये खबर है कि गृह मंत्रालय ने कोरोना प्रतिबंधों को 30 जून तक बढ़ा दिया है। निर्देश जारी कर दिए हैं गृह मंत्रालय ने। तो 30 जून तक गृह मंत्रालय ने अपने जो निर्देश है, तो उसमें मैं आपको जो ऑफिशियल खबर बता दूं कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी जरूर आई, लेकिन अब तक रोजाना 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया, कल 2,11,000 मामले सामने आए। तो इसी के चलते अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना प्रतिबंधों को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, जिससे संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके। और बता दें कि केंद्र सरकार पिछले साल से लगातार कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा रही है। कपिल नेहरा भाई कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल नेहरा भाई साहब। और ये हमेशा समर्थन करते हैं और प्रशंसा करते हैं, तो हम इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया कर रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कपिल जी और जो सभी दर्शक जुड़े हुए हैं, कि जो तथ्य है वो ऐसे कैसे आपके सामने रखा जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जो चल रहे हैं, लेकिन ये मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं सब लोग अपने हिसाब से, अपने जो पार्टी है अपने हिसाब से उसको, जो चैनल जिस कई जो पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर उसी खबरें दिखाते हैं, तो वो गलत होता है। जो भी तथ्य आप सामने रखिए, बाकी आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा कि भाई क्या कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा हो। हम अब तथ्य आपके सामने रखेंगे, हमारे ये मेन इसके लिए मकसद है। और जो महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना प्रतिबंधों में ढील नहीं है और 21 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है। इसलिए महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं अभी ढील नहीं दी गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज़्यादा आए थे। और अगर आप आंकड़ा पूछेंगे कि भाई महाराष्ट्र में कितना हुआ, तो महाराष्ट्र में जो कल का मैं आपको बता रहा हूँ 24,752 केसेस आए थे और 23,065 लोग ठीक भी हुए थे और 992 लोगों को की डेथ हुई है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अभी देश में एक तरह से आप कहेंगे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में अगर आप ओवरऑल पूरा पूछेंगे कि आज तक देश में कितने आंकड़े आए, तो महाराष्ट्र में 56 लाख लोग करीब कोरोना से संक्रमित हुए हैं अभी तक। महाराष्ट्र बता रहा हूँ मैं आपको अभी तक, और 52 लाख ठीक भी हुए हैं। और तो ये एक मिनट में आपको, शायद नेटवर्क का इशू है। बाकी आपके कोई भी सवाल है आप सवाल रख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार कपिल भाई अगर आप सुन रहे हैं तो कंफर्म करना कि अगर आवाज़ आ रही है या आवाज़ नहीं आ रही। कपिल भाई कह रहे हैं कि मीडिया में भी अब राजनीति हो चुकी है, वहाँ न्यूज़ दिखाते हैं जिनसे फ़ायदा हो न्यूज़ चैनल को। तो ये बात कपिल जी कह रहे हैं कि जो कोई ना कोई चैनल जिस पार्टी को कैसे कहीं ना कहीं ये खबरें आती रहती है कि कोई किसको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई किसी के फ़ायदे के लिए दिखा रहा है, तो ये चीज़ ये मेरा मानना है कि गलत है। पहले भी अच्छा कपिल जी कह रहे हैं कि पहले भी आवाज़ आ रही थी, धन्यवाद कपिल जी। तो ये जो तथ्य है मीडिया को सामने रखने चाहिए, जो सही तथ्य है वो सामने रखने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं पारदर्शिता बनती है खबरों के लिए। तो महाराष्ट्र का हम बात करें तो महाराष्ट्र में अभी तक 56 लाख केसेज आ चुके हैं और 52 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं और 91,341 लोगों की मृत्यु हो चुकी है महाराष्ट्र में। तो इसलिए हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो ढिलाई की बात थी, तो महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना प्रतिबंधों में ढील नहीं, 21 जिलों में संक्रमण दर 10% से अभी भी अधिक है। तो इसलिए वो उस पर
ध्यान दे रहे हैं। और यस तूफान के मैंने आपको बता ही दिया। अब दिल्ली सरकार ने जो महामारी रोग एक्ट के तहत ब्लैक फंगस को बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है, तो दिल्ली सरकार ने भी जो ब्लैक फंगस के जो मामले थे, तो उसके तहत जो महामारी रोग एक्ट के तहत ब्लैक फंगस को बीमारी के रूप में उसमें शामिल कर लिया गया है। ये दिल्ली से खबर है कि दिल्ली में भी अब काफ़ी मामले आ रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं आपको हम वो बता देते हैं। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। राज्य में 600 से अधिक केस है। तो राज्य में जो दिल्ली में 600 से ज़्यादा केस है ब्लैक फंगस के, इसीलिए इसको जो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है दिल्ली सरकार ने। और ब्लैक फंगस अब तक 11 राज्यों में महामारी घोषित हो चुकी है। इसमें अभी तक दिल्ली में नहीं हुई थी और दिल्ली सरकार ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया है। तो आप इसका कृपया ध्यान दीजिए। जो ब्लैक फंगस के मामले देश में आ रहे हैं अभी कम है, लेकिन आगे अगर ये बढ़ गए तो उसको सरकारों को पहल करनी चाहिए और उसको पहले से ही कदम उठानी चाहिए जो वो कदम उठा रहे हैं। तो आप सहयोग करें सभी जो सरकार जो कदम उठा रही है। और ये खबर मैंने आपको बताई थी कि चक्रवात यास जो तूफान था उससे बंगाल में भारी नुकसान हुआ है और पीएम मोदी संग समीक्षा बैठक करेंगी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी मोदी जी से मिलेंगी इस मामले में। और ये मैं आपको बता दूं कि जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता जी, उसके बाद जो पहली जो ऑफिशियल साथ में जो मीटिंग करेंगे देश के प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी, तो वो ये पहली मीटिंग होगी जो अभी इसके जो यास तूफान है इसके संबंधित होगी। भाजपा का राहुल परतंज कहा ट्वीट छोड़ कांग्रेसी सीएम से कोरोना के मृतक आंकड़ों पर बात करें। तो कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस है, जो विपक्ष के जो कांग्रेस है, तो राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, तो वो सरकार के लिए ट्वीट करते हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है उसमें। तो उसी पे फिर जो बीजेपी है वो उन ट्वीट करती है कि भाई कांग्रेस ट्वीट छोड़ दे, उसकी चिंता मत करे। और जो सीएम जो कांग्रेसी सीएम है, जो अलग अलग जो सरकारें हैं जो कांग्रेस की विभिन्न राज्यों में, तो उसकी वो चिंता करे कि उसमें मृतकों के जो आंकड़े हैं वो छुपाए ना जाए। तो ये बीजेपी ने बोला है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका खबर के बारे में बता दूं कि देश में कोरोना वायरस का संकट अब भी बरकरार है। कोरोना संकट के बीच राजनीतिक पलटवार भी लगातार जारी है। तो कांग्रेस बीजेपी पे निशाना साधती है और बीजेपी फिर कांग्रेस पे निशाना साधती है। तो ये कहीं ना कहीं अभी चल रहा है। तो कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा शासित राज्य मौत के आंकड़े को छुपा रहे हैं। तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि भाई जहां भाजपा की सरकार है तो वहां ये मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और खुद राहुल गांधी ने भी कई ट्वीट करके इस तरह का आरोप भाजपा शासित राज्यों पर लगा चुके हैं। अब इन सब को लेकर भाजपा की ओर से भी राहुल गांधी पर पलटवार किया गया है। भाजपा ने कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौतों को लेकर राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्हें विपक्ष शासित महाराष्ट्र में महामारी से हुई मौतों की ओर ध्यान दिलाया तथा कहा कि वह जानते कुछ नहीं है और लेकिन हर विषय में बोलते हैं। तो ये बीजेपी कह रही है कि जो राहुल गांधी है वो ट्वीट तो करते रहते हैं, उनको नॉलेज कुछ नहीं है, लेकिन वो बोलना उनको हर विषय पे है, ऐसा बीजेपी ने बोला है। और वो ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में जहाँ कांग्रेस की सरकार भी है और ये जो शिवसेना की है, एनसीपी की सरकार मिलकर बनी है, तो वहाँ देश में सबसे ज़्यादा जो कोरोना के केसेस हैं, तो वहाँ राहुल गांधी जी को ध्यान देना चाहिए उस पर और फिर जो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पलटवार जैसे कांग्रेस बीजेपी कर रही है और बीजेपी कांग्रेस पे कर रही है इस मामलों पे। और उन्होंने लिखा कि ट्विटर की दुनिया में रहने से बेहतर होगा वह फ़ोन उठाएं और जहाँ जहाँ कांग्रेस सत्ता में है वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात करें। तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला है इस चीज़ के बारे में कि भाई कहीं ना कहीं जहाँ राहुल गांधी जो ट्वीट करते रहते हैं सरकार के खिलाफ, हमारा इसमें ये मानना है कि सभी सरकारों को, राज्य सरकार को और भारत सरकार को, सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए ताकि देश को जल्द से जल्द विजय प्राप्त हो सके। कोरोना जैसी महामारी पे पहले से काफ़ी सुधार आया है, लेकिन जल्द से जल्द ये मामले जल्द से जल्द जैसे ये कोरोना ख़त्म होगा तो जो देश की जो गति रुकी हुई है वो आगे बढ़ेगी। लोगों के पास जो अभी जो जॉब नहीं है, जो घर बैठे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आप देखिए कि उनको अपना व्यापार शुरू करना, अपना रोजी रोटी करनी है। तो जल्दी इसलिए हमारी ये निवेदन है कि सभी सरकारें, राज्य सरकार,
केंद्र सरकार के साथ मिलके जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए कि इस महामारी पे विजय प्राप्त करी जा सके। अजीत कुमार भाई भाई साहब को नमस्कार, जय श्री राम। सोनिया जी को नमस्कार, जशन महिला। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हीं का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भारत की बात कर रहे हैं, जहां हम भारत के बारे में और जो देश विदेश के जो खेल की हर खबरें आपको बताने का प्रयास करेंगे सरल भाषा में। तो ये मैंने आपको बताया। अब एक और मुद्दा है कि 3,000 पन्नों की दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है, लाल किले पे कब्जे की थी साजिश। तो जो दिल्ली पुलिस कह रही है, हम आपको ये सीधा आपको आंकड़े जो बता रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस ने कहा है, उन्होंने 3,000 पन्नों का एक चार्जशीट जो दाखिल करी है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो किसान आंदोलन था और जो लाल किले पे जो 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि उस दिन जो लाल किले पे जो वारदात हुई थी, तो वहाँ आरोप लगे थे और ये जो झंडे का, जो भारत का जो तिरंगा था, उसको कहीं ना कहीं उसका अपमान करने का जो मामला सामने आया था, तो उसी के लिए जो दिल्ली पुलिस ने 3,000 पन्नों की चार्ज शीट उन्होंने जो रखी है, उसमें बोला गया है कि किसान, उस टाइम जो किसान थे वो लाल किले पे कब्जा करना चाह रहे थे और उसकी इन्होंने प्लानिंग करी थी। ये दिल्ली पुलिस ने रखा चार्जशीट में। अजीत जी कह रहे बहुत ही शर्मनाक है, महामारी के समय तो तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस को टूल किट का हिस्सा है। तो ये कह रहे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस को इस जो महामारी के समय में देश का साथ देना चाहिए और सरकारों के साथ मिलके काम करना चाहिए ताकि इस महामारी पे विजय प्राप्त करी जा सके। तो जो मैं आपको वो मामला सुना दूं जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो लाल किले पे साजिश के जो तथ्य है दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट में रखे हैं, भारत के, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। तो भारत के गणतंत्र की आन बान और शान, जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं, जहाँ शान से देश का तिरंगा लहरा जाता है, उसे कब्जा कर स्थायी धरना स्थल बनाने का प्लान था। ये ऐसा दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट में लिखा है कि उसे कब्जा करके, लाल किले को कब्जा करके और दिल्ली पुलिस ने जो ये खुलासा किया है कि उसे कब्जा करके स्थायी धरना स्थल बनाने का प्लान था। लाल किला हिंसा की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, लाल किला पर कब्जा करने की थी साजिश। वो कहते हैं कि इस पर कब्जा करना चाह रहे थे जो किसान आंदोलन था। तो उस दिन जो क्या कहते, जो ये वारदात हुई थी, तो वो दिल्ली पुलिस कह रही कि सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर किसान मार्च निकाला गया और कुछ हुड़दंगी लाल किले के ऊपर चढ़ गए और 26 जनवरी को देश को शर्मसार करने का काम किया है। और ये दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि लाल किला हिंसा की 3,000 पेज की चार्जशीट है, जिसमें तमाम आरोपों की फेहरिस्त है जो उन्होंने रखी है। उपद्रवी लाल किले को ठिकाना बनाना चाहते थे, तो ये दिल्ली पुलिस कह रही है, यानी लाल किले के अंदर पहुंचकर कब्जा करने की साजिश रची गई थी। हंगामे के लिए गणतंत्र दिवस का दिन चुना गया और जमकर हुड़दंग मचाया गया, जिससे दुनिया भर में भारत के सम्मान को ठेस पहुंचे। दीप सिद्धू, लखा सिदाना हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता थे। तो ये दिल्ली पुलिस ने कहा है। दिल्ली पुलिस अब ये कह रही है कि भाई जो 26 जनवरी को जो हुआ था, उसमें जो किसान थे वो लाल किले को अपना स्थायी स्थल बनाना चाह रहे थे और वहीं से फिर वो आगे जो अपना जो ये जो आंदोलन था वहाँ से आगे चालू करना चाह रहे थे। और ये 3,000 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दी है। अजीत जी कह रहे हैं कि भाई लाल किले के मामले में देशद्रोही को का मुकदमा चलना चाहिए। तो देशद्रोही, ये कह रहे हैं कि जिसने ये साजिश रची थी उसको देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हम बिल्कुल सहमत करते हैं। जो देश के आन बान शान के खिलाफ है तो उस पे जरूर देश द्रोह का मुकदमा जरूर चलना चाहिए। सरस्वती जी कह रहे हैं कि सही बात है, मिलकर ऐसा रास्ता निकालें जिससे कोरोना की महामारी दूर हो और लोगों को रोजगार मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो सरस्वती जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, तो ये भी बता रही हैं कि भाई सभी सरकार को, राज्य सरकार को और भारत सरकार को और सभी राज्य सरकार को मिलकर ऐसा तरीका निकालना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके, क्योंकि काफ़ी लोगों के रोज़गार चले गए इसमें। और तो वो इस समय में सब मिलके एक साथ एक टीम बनानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पाया जा सके।
और अजीत जी कहते हैं सोची समझी साजिश थी, जो लाल किले वाली ये बात बता रहे हैं कि 26 तारीख को 26 जनवरी को जो हुआ तो वो सोची समझी साजिश थी। तो अब ये दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। इस पे जो भी अपडेट आएगा हम को आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कह दूं, इसमें हमारा स्टैंड बस ये है, ये बिल्कुल है कि जो देश हित का, जो देश का नहीं, वो किसी का नहीं। जो देश के अगर आप कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं तो उनको, उन लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये काम करा है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि देश के साथ जो द्रोह करता है तो उसमें सरकार को जो भी जैसे जो सजा हो वो उनको देनी चाहिए। ये हमने आपको जो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट जो दी है तो उसमें जो उन्होंने जो मेंशन करा था कि भाई जो लाल किले को कब्जा करने की साजिश थी, तो ये हमने आपको इसके बारे में बताया। और कोरोना का कहर जारी है। पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित इन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो कुछ राज्यों में जैसे अभी 30 मई तक था लॉकडाउन, तो उसको 15 जून तक कर दिया गया है, ताकि ये कोरोना के और मामले ना हो सके और कोरोना जैसे महामारी पे काबू पाया जा सके। तो उसके लिए मैंने आपको ये खबर दी। और मैं, अगर आप कहेंगे तो पंजाब में और पश्चिम बंगाल में तो इनमें जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल और पंजाब मैंने आपको बताया, तो 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इससे पहले बंगाल में 16 से 30 मई तक के लिए लॉकडाउन था, लेकिन अब उसको 15 जून तक पंजाब और पश्चिम बंगाल में बढ़ा दिया गया है। और राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, उन्होंने कहा कि भाई पीआर स्टंट के लिए वो कर रहे हैं मोदी जी। जैसे कहा कि सकारात्मकता एक पीआर स्टंट है और जनता की प्राथमिकता कोरोना वैक्सीन है। तो राहुल जी कह रहे हैं कि जनता की जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो कोविड वैक्सीन है। तो और कहीं ना कहीं जैसे ये कह रहे हैं कि सरकार अपना पीआर स्टंट कर रही है, तो वो उससे बचना चाहिए और ये वैक्सीन देश को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। फिर मैं आपको वही बात कहूँगा कि हम सबको मिलकर एक साथ चलना है। तो कहीं ना कहीं हम ये मामले देखते हैं कि भाई आपस में सरकारें भिड़ रही हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता उसमें। एक मैं ये मामला कह दूं कि जैसे कुछ राज्य सरकारों ने ये कहा था भाई कि जैसे जो उनको सरकार ने, जो भारत सरकार ने ये बोल दिया कि आप बाहर जाके आप खुद ही जैसे आपको कोविड जो जो वैक्सीन आपको खरीदनी है तो आप खुद ही जाके उसको खरीदो, अपने अपने स्टेट वाइज आप वहाँ जा सकते हो। तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा था भाई कि अगर स्टेट, कई जो फाइजर कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो मना कर रही है अभी कि भाई हम राज्यों को नहीं देंगे, हम देश के हिसाब से अगर आप आएंगे तो उनको उनके प्रतिनिधि से हम बात करेंगे तब आपको मिलेंगे। तो हमारा भी इस मामले में तो ये मानना है कि भाई इसमें भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और भारत सरकार को ही वैक्सीन खरीदनी चाहिए विदेशों से और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब हालांकि इसमें भी और चीज, एक और पहलू है। उसमें होता क्या है कि अगर जैसे भारत सरकार खरीदती है तो फिर जो राज्य है वो उन पे इल्जाम लगाएंगे कि कम खरीदे, सस्ते में खरीदे या बाहर की देश को दे दिए। अब देखना कि अगर ऐसा भी होता है तो उसमें ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन अभी का अगर जो समीकरण है तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को जो बाहर से जो वैक्सीन खरीदनी चाहिए और फिर स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, ताकि ये मामला यहीं इसका समाधान निकल सके। क्योंकि बाहर की, अगर जैसे हमारे घर में कुछ लड़ाई होती है तो घर तक ही सीमित रहनी चाहिए और बाहर हमें एक परिवार दिखना चाहिए। ये हमारा ऐसा मानना है, इसलिए हमने आपको सामने ये बात रखी। और जो कुछ और खबरें मैं आपको वो बता दूं। एक जो मामला चल रहा है कि भाई ये जो 1 जून को फैसला किया जाएगा कि 12वीं क्लास के एग्ज़ाम कैसे कराए जाएं। तो उस पे काफ़ी जो सरकारें हैं वो कह रही कि भाई अभी बच्चों के एग्ज़ाम नहीं कराने चाहिए, जो 12वीं के बोर्ड के बच्चे हैं, जब तक उनको वैक्सीन ना लग जाए। और जो केंद्र सरकार है वो कह रही कि हम एक बार सबसे मिलकर फैसला लेंगे और फिर एक तारीख। तो अगर आप हमारी राय पूछें तो हम भी ये कहना चाहेंगे कि अभी जो 12वीं के जो बोर्ड के पेपर हैं वो नहीं होने चाहिए। अभी के मैं बता दूं कि जब तक हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे देश का भविष्य है, वो आगे जाके उनको देश को संभालना है, तो उनकी सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जब तक बच्चों को वैक्सीन ना लग जाए, तो जितने बच्चे हैं जो 12वीं के, या तो उनको वैक्सीन लगा दो आप, उसके बाद आप एग्ज़ाम लो। इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, ऐसा ही होना चाहिए।
क्योंकि हमारे बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे ही आगे देश को लेके जाएंगे। तो उनको अभी हमें इस रिस्क में ना डालना चाहिए, या तो फिर ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए भी, आपको घर बैठे या तो ऑनलाइन कुछ एग्जाम हो जाए, वो एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आप उनको कहीं ना कहीं सेंटर पे बुलाएंगे तो फिर कोरोना फैलने का डर है। और अगर हमारे बच्चों में भी ये फैलना शुरू हो गया, तब तब कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। और जो परिवार है उन सभी परिवारों को इससे कहीं ना कहीं फिर, अगर जैसे जो बच्चे कहीं ना अगर वो 1.5 घंटा, सजेशन ये आ रहा है कि 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे या 2 घंटे का पेपर हो जाए। लेकिन अगर 1.5-2 घंटा बच्चा बैठा रहेगा और अपने घर से जो सेंटर पे भी जाएगा वहाँ से आएगा, अगर वो फैल गया तो उसके उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत बड़ा आगे एक मुद्दा बन जाएगा। आप ये देख लेना, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ इस बात पे। अगर क्योंकि एग्जाम कराते हैं, अगर किसी भी बच्चे को कुछ हो गया तो सभी जो विपक्षी दल है ना, वो मिलके फिर केंद्र सरकार पे इसका ठीकरा जरूर फोड़ेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और हमारे बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले रखनी चाहिए। ये हमारा इसमें ऐसा मानना है। और सरस्वती जी इसमें कह रही हैं कि वैक्सीन के बाद ही एग्ज़ाम होने चाहिए। बिल्कुल, तो ये इनका भी कहने का ये मानना है। वैक्सीन के बाद ही, जब बच्चों को वैक्सीन लग जाए तभी एग्ज़ाम होने चाहिए। और सरस्वती जी को भी काफ़ी चीज़ों का पता है कि खुद ये एक कोरोना योद्धा है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो ये इन चीज़ों में इन्होंने इस समय में काफ़ी जो बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करी है। तो इन्होंने अपनी ये राय रखी है कि भाई पहले बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए और फिर उसके बाद एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी बच्चों की भी सुरक्षा है और देश में जो खतरा है कोरोना फैलने का वो भी नहीं, मतलब वो कोरोना भी नहीं फैल पाएगा। ये सबकी राय है इसमें। बाकी इस पे हम कोशिश करेंगे, कोई टीचर है या बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हम डिबेट भी कराएंगे। डिबेट क्या, हम उनके विचार रखेंगे आपके सामने कि बच्चे क्या कह रहे हैं इस मामले में और टीचर क्या कह रहे हैं। तो इस पे हम जल्द प्रयास करेंगे कि कुछ जो छात्रों को और जो टीचर्स को के साथ जुड़ सके और उनके विचार आपके सामने रख सकें। पंजाब सरकार की, मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन को 10 जून तक बढ़ा दिया है, बंगाल में 15 जून तक बढ़ा दिया है। बाकी आपके कोई सवाल है या सुझाव है, आप बेझिझक होकर बोल सकते हैं। हमारा चैनल, आप इसमें बेझिझक होकर बोलिए, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। जो गलत करेगा उसको सीधा हम उसके सामने बोलेंगे और जो अच्छा करेगा उसकी हम तारीफ भी करेंगे। तो हम देश हित के लिए बस जो खबरें दिखाते हैं या हम काम कर रहे हैं, हमें इससे अलावा कोई लाभ हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए आप बेझिझक होकर बोल सकते हैं जो भी आपके जो सवाल है या आपके जो सुझाव आप देना चाहते हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर। उत्तर प्रदेश में संक्रमण के की दर 82% से घटकर 18% हो गई है। तो जो पहले एक बार 82% हो गई थी, अब वो 18% हो गई है। कुल 58,270 एक्टिव केस है अभी उत्तर प्रदेश में। तो ये अच्छा काम हुआ है और हम जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसके इसमें सराहना करते हैं कि उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है करीब मेरे ख्याल से 32-33 करोड़ है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या देश में किसी राज्य में उत्तर प्रदेश की है। वहाँ कोरोना का जो मामले थे वो कम होने बहुत ज़रूरी थे, नहीं तो वहाँ से हर जगह फैल जाता। तो ये काफ़ी अच्छा काम करा है, हम उस बात की सराहना करते हैं। और जो खबरें हैं हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और अगर आपके भी इसमें बीच में कुछ विचार हैं तो आप रख सकते हैं, या किसी मुद्दे पर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो हम आपके सामने लेके आ सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जुलाई के अंत में होगी 12वीं की बोर्ड परीक्षा और 10वीं की परीक्षा अगस्त में होगी। ये ममता बनर्जी ने कहा है। उन्होंने अपने राज्य के बारे में ये खबर दी है। वहाँ उसके बारे में उन्होंने जो अपडेट करा ममता बनर्जी ने। और कोई भी खबरें हैं तो आप हमें बताइए, उसके आपके हम सामने रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी कुछ मैं आपको बता दूं। डोमोनिका के गृह मंत्रालय ने कहा है कि मेहुल चोकसी को भेजा जाएगा एंटीगुआ। तो मेहुल चोकसी थे जो विदेश भाग गए थे, तो उनको जो भारत छोड़ के भाग गए थे, तो उन पे
वो एंटीगुआ में थे, जो ये कैरिबियन जो आइलैंड है, तो वहाँ से ये 23 तारीख को लापता हो गए थे। तो अब उनका डोमिनिका बे वो वहाँ मिले हैं, तो उन्होंने, वहाँ की सरकार ने कहा कि भाई हम एंटीगुआ में उसको क्या कहते हैं, वापस भेज दिया जाएगा। तो इनका कहीं ना कहीं ये था कि भाई वहाँ से किसी और देश में चले जाएं जिसमें जिसके साथ भारत की संधि नहीं है, और फिर वहाँ से ये वापस ही ना आ सके। तो वहाँ ये पकड़े गए हैं डोमिनिका में, और वहाँ से इनको वापस एंटीगुआ भेज दिया जाएगा। और भारत सरकार भी कोशिश करे कि वहाँ से जल्द इनको भारत वापस ला सके, क्योंकि जो देश के साथ जो घोटाले करके ये गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो जल्दी फैसला होगा, इसका हम आशा करते हैं। और टोक्यो में जो जापान में ओलंपिक्स होना है इस साल, तो उसमें डॉक्टर नाओतो उएयामा, तो उन्होंने ये कहा कि वो जापान के ही ये डॉक्टर हैं, कि भाई अगर टोक्यो ओलंपिक्स होता है, अब जो ओलंपिक होने वाला है, तो उससे कोरोना का संक्रमण फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन्होंने ये कहा है। तो जापान डॉक्टर यूनियन के अध्यक्ष हैं उएयामा, उन्होंने कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और जापान की सरकार ने 200 से अधिक देशों के जो खिलाड़ी वहाँ आएंगे, इसमें ओलंपिक्स में, तो 200 से ज़्यादा देशों के खिलाड़ी वहाँ आएंगे, और 15,000 से ज़्यादा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सहित जो हजारों अधिकारी, जजों, मीडिया और प्रसारणकर्ताओं, जो मीडिया के जो पार्टनर्स हैं, को देश में लाने के जोखिम को कम तरह का गया है। तो ये जो वहाँ की जो डॉक्टर की एसोसिएशन है जापान की, तो वही उन्होंने ये कहा कि भाई जो जापान सरकार ने और जो आईओसी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, तो उन्होंने जो ये निर्णय लिया कि भाई वहाँ पे ओलंपिक होने चाहिए, तो उसमें 200 से ज़्यादा देशों के खिलाड़ी आएंगे और 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, और जो जज होंगे, मीडिया के लोग होंगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये जो कोरोना है उसके फैलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गलती करी सरकार ने, और ये इसको ध्यान देना चाहिए था इस मामले में। तो इसी साल, मैं आपको बता दूं, इसी साल ओलंपिक होने जापान में, तो उसी के लिए उएयामा का ये बयान है, जो वहाँ की जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं। और तो उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को चेताया कि भाई आप ध्यान दीजिएगा, आपने ओलंपिक्स तो आप करा रहे हैं, लेकिन ये सही समय नहीं है इसका। इससे जो 15,000 जो खिलाड़ी और जो सभी जो जज और वो सब लोग आएंगे, मीडिया कर्मी, तो उससे आप जापान में तो फैलाएंगे ही, और वो जो खिलाड़ी जब अपने देश में बाद में वापस भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ खतरा बनता है या किसी खिलाड़ी को भी कुछ होता है जब वो जापान में होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये जो वहाँ के जो मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उएयामा, उन्होंने ये कहा है इस मुद्दे पे। और नेपाल ने भारत और चीन से मांगी है कोरोना वैक्सीन। पत्र लिख के एक लेटर लिखा है, उससे उन्होंने आग्रह करा है कि भाई उसमें भी काफ़ी संकट है नेपाल में। तो पहले केसेस नहीं थे, अब वहाँ केसेस होने लगे हैं। तो उन्होंने आग्रह करा है कि भाई भारत से भी और चाइना से भी कि हमें क्या कहते हैं, वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। तो ये रिक्वेस्ट उन्होंने करी है। और जो गूगल है, उसमें भारत के नए आईटी कानून का पूरी तरह पालन करेगा सुंदर पिचई। तो जो गूगल के हेड है, सीईओ है सुंदर पिचई, जो भारत से ही है। तो उन्होंने, आपको पीछे आपने मामला देखा होगा कि भाई जो भारत का आईटी कानून है, तो इन्होंने ट्विटर पे, व्हाट्सएप को, गूगल को, सबको एक लेटर दिया था भाई, 3 महीने का समय भी दिया था भाई कि आपको ये जो कानून है वो मानने पड़ेंगे। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि भाई हम पूरी तरह तैयार हैं, जो भारत सरकार की जो आईटी कानून है हम उसका पूरा पालन करेंगे। तो ये सुंदर पिचई ने कहा है इस मामले में। और पाकिस्तान ने 19 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीन पंजीकरण शुरू कर दिया है। तो जो पंजीकरण का जो प्रोसेस था, पाकिस्तान ने वो शुरू कर दिया है। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो उसमें शानदार जीत के साथ फाइनल में पहुंची मैरी कॉम, सेमीफाइनल में हारी मोनिका। तो जो एशियन मुक्केबाजी, जो बॉक्सिंग की चैंपियनशिप चल रही है, उसमें तो फिर से मैरी कॉम, सुपर मैरी कॉम, जो देश का नाम रोशन कर चुकी हैं और 6-7 जो वर्ल्ड टाइटल भी ले चुकी हैं, तो इस उम्र में भी फिर से वो फाइनल में पहुंच गई हैं।
और मोनिका है वो सेमीफाइनल में आ गई है। लेकिन ये खुशखबरी है कि मैरी कॉम फिर से फाइनल में पहुंच गई है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है मैरी कॉम। एक पिक्चर भी बनी थी, प्रियंका चोपड़ा ने उसमें एक्ट किया था। तो देश का जो प्रतिनिधित्व करती हैं और देश का जो झंडा लहराती हैं, बहुत ही शानदार। पूरी टीम को हमें उनके, और उनके दो बच्चे भी हैं, बच्चे होने के बाद फिर से भी वो खेलने के लिए आई और देश का नाम रोशन हर जगह उन्होंने किया। तो सल्यूट करते हैं हम मैरी कॉम को। ये मैंने आपको इसकी बात रखी, तो इसमें बता दूं मैं एक बार 6 बार की विश्व चैंपियन में, जैसे मैंने आपको कहा था कि 6 बार की विश्व चैंपियन है मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम। दुबई में जारी 2021 ASBC एशियन महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल पहुंच गई हैं। टॉप सीड मैरी कॉम, तो इनको जो शीर्ष वरीयता दी गई है, जो टॉप सीड इनको दिया गया है। मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम में सेमीफाइनल में मंगोलिया की जो खिलाड़ी है उनको 4-1 से हराया इन्होंने। और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी है मैरी कॉम। उस टाइम देश को उम्मीद थी कि जैसे गोल्ड के लिए भी काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उस टाइम इनको कांस्य पदक मिला था इनको, मैरी कॉम को। वो ही बहुत बड़ी बात है। खैर मैं उसको हम उसको कम नहीं आंकना चाह रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब बॉक्सिंग में जो कांस्य पदक मैरी कॉम लेके आई थी। और हम लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीत, तो ये लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी मैरी कॉम अब अपने लिए कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया, मतलब सिल्वर तो उनको मिलेगा ही कम से कम, क्योंकि अब वो सेकंड फाइनल में पहुंच चुकी है। और मैरी कॉम का एशियाई चैंपियनशिप में यह 7वां पदक है। अभी देखिए कितनी बड़ी बात है, जो एशियन चैंपियनशिप में 7वां पदक है मैरी कॉम का। 2008 में गुवाहाटी में रजत पदक जीतने के अलावा मैरी कॉम ने 2008 में गुवाहाटी में तो उनको सिल्वर में डाला था। उसके अलावा 2003, 2005, 2010, 2012, 2017 के इस इवेंट में गोल्ड मेडल मिला था मैरी कॉम को। अब ये देखिए सिर्फ एक बार उनको सिल्वर मिला है, अन्यथा 5 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और अब फिर से सिल्वर और गोल्ड की रेस में आ चुकी हैं। तो कम से कम सिल्वर तो मिलेगा मिलेगा, पर हमें पूरा देश को पूरा उनसे आशा है कि वो गोल्ड मेडल फिर से लेके आएंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। सल्यूट है मैरी कॉम जैसे खिलाड़ी को। हम फिर से कह रहे हैं, ऐसे होते हैं जो देश के लिए गर्व महसूस होता है ऐसे लोगों की बातें करते हुए, उनकी इनकी जो सफलता को देखते हुए। और इससे पहले 48 किलोग्राम में भारत की मोनिका को सेमीफाइनल में हार मिली, तो मोनिका हार गई सेमीफाइनल में। और मोनिका को दूसरी सीड कजाकिस्तान की जो खिलाड़ी ने 5-0 से हराया था। तो मोनिका को कांस्य पदक मिलेगा। और तो वहाँ मतलब वो मोनिका को जीत नहीं पाई, तो मोनिका को उसमें कांस्य पदक मिलेगा जो ब्रॉन्ज मेडल होता है। लेकिन ये खुशखबरी है कि जो मैरी कॉम है वो फाइनल पहुंच चुकी हैं। तो भारतीय दल ने बैंकॉक में 2019 में आयोजित बीते संस्करण में 13 पदक हासिल करे थे। तो जो पिछली जो एशियन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो भारत को 13 मेडल मिले थे, जिसमें से 2 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। और भारत टीम पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रही थी। ये बात मैं कर रहा हूँ 2019 की जो बॉक्सिंग की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। और जो और खबरें हैं तो अजीत जी कह रहे हैं कि भाई भारत माता की जय, पहलवान सुशील कुमार की क्या खबर है। तो पहलवान सुशील कुमार अभी जो पुलिस रिमांड ने ले रखा है 6 दिन से, और उनकी ओर जो साथी थे कल खंझावला गांव से जो 4 साथी थे, तो वो भी जो उस झड़प में शामिल थे, तो उनको भी पुलिस ने पकड़ा है। तो धीरे धीरे ये परतें खुल रही हैं। और जब हम देश के खिलाड़ियों की बात करें, तो मैं आपको कहूँ कि जो भारत का आज तक का जो बेस्ट ओलंपिक का खिलाड़ी है वो सुशील कुमार था। तो इसलिए बहुत दुख होता है कि ऐसे खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन किया। तो मैं अपने युवाओं को बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि इस कहानी से आप लोग सीखें। सुशील कुमार से बेहतर खिलाड़ी आज तक ओलंपिक में भारत ने नहीं दिया। 2 मेडल इनके पास थे, सिल्वर और ये ब्रॉन्ज मेडल ये जीते थे देश के लिए। तो किसी भी एक सिंगल खिलाड़ी ने भारत के ने आज तक इतने मेडल 2 मेडल ओलंपिक में नहीं जीते। इंडिविजुअल मैं कैटेगरी बात कर रहा हूँ। वहाँ से आप अर्श से फर्श तक आना, आप ये देखिए कि कितनी इज्जत, कितना सम्मान, देश ने कितना कुछ करा आपके लिए, और फिर अगर आप ऐसे कई मामलों में पाए जाते हो तो ये बड़ा दुखदायक है। और जो जो असली जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ये पीड़ा समझ सकता है।
हमने देखे तो उन्होंने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था देश के लिए, फिर सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने ओलंपिक में 2012 की मैं बात कहूँ तो हमने वो मुकाबले देखे थे, कितना गर्व महसूस होता था। पूरा भारत सुशील सुशील के नारे लगा रहा है, और सुशील कुमार जैसे बनना चाहते थे हमारे खिलाड़ी, कितने हजारों में आपको बता दूं जो बॉक्सर थे, जो महिलाओं में पुरुषों में सुशील कुमार को अपना आदर्श मान के उन्होंने बॉक्सिंग अपनाई और देश का नाम रोशन करा। लेकिन अब मैं वो आपको वही कह दूं कि हम कोई इस मामले में सुशील का पक्ष नहीं रख रहे, हम सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि जो सुशील ने जो देश के लिए किया, लेकिन जो उनका जो जीवन का जो दूसरा हिस्सा था, अब जो सामने जो बातें आई है, वो मैं अपने बच्चों को, अपने युवाओं को कहना चाहता हूँ कि ऐसा आप कभी मत करना। सफलता आपको मिलती है, सफलता मिलना बहुत आसान है, हम आपको कहते हैं, लेकिन उस जो सफलता की आप जब जहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ से उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल है। तो हमारे बच्चों, हमारे युवाओं, इस कहानी से सीखो कि अगर आपको सफलता मिलती है तो आप ये मत समझिए कि जीवन भर आपके लिए सफलता रहेगी। अगर आपने कुछ गलत कदम उठाया तो वो पूरा आपका मिट्टी में मिल जाएगा आपका, ये आप ही समझिए। बिल्कुल अजीत जी कह रहे कि इसी बात का तो घमंड हो गया था कि इसे शर्मनाक है, भेद दुखद है। तो ये कह रहे, अजीत जी कह रहे कि भाई इनको घमंड हो गया था कि भाई मैं देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, तो इसीलिए ये कदम उठाए। और अब 6 दिन का जो पुलिस रिमांड है, उसके बाद जो फैसला आएगा। और जो सागर धनखड़ है, जो हरियाणा में परिवार था जिनके जिनके बेटे की मृत्यु, जिनको बेटे को मारा गया था, तो उसका जैसे ये फैसला आता तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें पूरा न्याय चाहिए, हम फांसी चाहते हैं, इनको फांसी होनी चाहिए। तो उन्होंने ये बातें रखी हैं। तो अब जो भी फैसला आएगा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक खेल प्रेमी होने के नाते बहुत दुख होता है, जो देश के जो शीर्ष पे लेके गए, जो हमारे तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, अगर वो आप ऐसे काम करते हैं तो वो बहुत ही शर्मनाक है। और मेरे जो युवा बच्चे हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं और हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सफलता मिल जाएगी, वो बहुत आसान है। सक्सेस वो आपको मिलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस सक्सेस पे वहाँ फिर उसी जगह पे बनाए रखना और एक रोल मॉडल बनना सबका, मैं वो बहुत मुश्किल है। और आप खासकर जब इतने बड़े जगह पे आप इतना सम्मान आपको मिल जाता है, तो आपको आपको हर एक कदम जो हमारे युवा हैं और बच्चे आपको देखते रहते हैं, आप जैसे बनना चाहते हैं वो, तो इसीलिए अगर आपको सफलता मिलती है तो आप दूसरों के लिए आदर्श बने, देश हित में काम करें, देश का सम्मान पहुंचाने का काम करें, समाज सेवा का काम करें, ये हम कहना चाहते हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी खबर होगी हम आपको बता ही देंगे। और बिल्कुल निष्पक्ष हम कहना चाहते हैं कि जो भी अगर ये दोषी है और इन्होंने मारा है, अगर प्रूव होता है तो जो कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उसमें उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इसका अपडेट हम आपको जल्दी देंगे, बल्कि इसमें हम डिबेट में भी औरों को इनवाइट करना चाहेंगे जो अपने बात रखना चाहेंगे। और तो अब वही बात है कि इसमें फिर तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि पीड़ा बहुत होती है कि इतना देख के कि जिसने देश के लिए इतना कुछ करा और फिर वो ऐसे काम में मिलता है, तो एक खेल प्रेमी का, एक युवा का क्या क्या हौसला बढ़ता होगा, जो बच्चा जिन्होंने देख के कुश्ती में आए, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये मैं समझ सकता हूँ। और आगे भी इस खबर को हम आपको बताते रहेंगे। ये सारी खबरें थी देश विदेश की। बाकी अभी इंग्लैंड का जो टूर है, जो खेलों का, मैं आपको बताऊं कि भारतीय टीम इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा उसमें खेलेगी भारतीय भारतीय टीम। और शुभकामनाएं है भारतीय टीम के साथ कि भारतीय टीम जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो जीत के आए। भारतीय टीम नंबर 1 रही थी अभी उस रैंकिंग में, और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर रही थी। तो पर मुकाबला बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड में ये मुकाबला है, तो वहाँ जो जो फास्ट पिचेस है तो उसमें इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड से पार पाना। पर हमारी शुभकामनाएं भारत टीम के साथ है। और दूसरी भारत टीम, जो भारत की जो बी टीम है एक तरह से आप कहिए, वो श्रीलंका भी जाएगी, वहाँ वो टेस्ट मैच खेलेगी। तो ये हमने आप सबके सामने जो खबरें रखी। इसका और भी अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें बता सकते हैं, कोई और सवाल है आपको पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है आप वो दे सकते हैं। बस अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना केसेस आए थे, फिर मैंने आपको बताया था कि मैं फिर से आपको बताऊँगा, तो 2,11,000 केसेस कल आए हैं कोरोना के, 2,83,000 लोग ठीक हुए, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। और जो मृत्यु हुई हैं 3,847 मृत्यु हुई हैं
भारत में। और जो महाराष्ट्र में मैं बात करूं तो 24,700 केसेस आए हैं कल, और 23,000 लोग ठीक हुए हैं। 992 लोगों की मृत्यु हुई है महाराष्ट्र में। कर्नाटका में 26,811 केसेस आए हैं, और कर्नाटका में जो ठीक हुए हैं 40,700 लोग ठीक हुए हैं, और 530 लोगों की कर्नाटका में मृत्यु है। कल की मैं बात बता रहा हूँ, पिछले 24 घंटों की। केरला में ही बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। 28,798 केसेस आए हैं, 35,000 लोग ठीक हुए हैं, 151 लोगों की मृत्यु हुई है केरला में। जिनके ज़्यादा केसेस हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तमिलनाडु में 33,764 केसेस आए हैं कल, 29,717 लोग ठीक हुए हैं, और 475 लोगों की मृत्यु हुई है तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में 3,176 केसेस आए हैं, 10,000 लोग ठीक हुए हैं, और 193 लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ, तो अजीत जी ने भी कहीं ये खबर दे रहे हैं कि भाई ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। ये अजीत जी इन्होंने ये खबर दी, धन्यवाद अजीत जी। तो ये बता रहे हैं कि भाई जो महामारी थी तो पिछले शायद 10 स्टेट ने घोषित कर दी थी, अब दिल्ली ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि 600 केसेस आए हैं जो महामारी के दिल्ली में भी, इसलिए इसको महामारी घोषित कर किया जा चुका है। और जो दिल्ली की मैं बात करूँ तो पिछले 24 घंटों में 1491 केसेस आए हैं, और 3,952 लोग ठीक हुए हैं, 130 लोगों की मृत्यु हुई है दिल्ली में। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं कंट्रोल है कोरोना के ऊपर, तो अपना स्थिति ऐसे ही जल्द से जल्द ठीक हो, हम ये कामना करते हैं। बंगाल में 16,225 केस आए हैं, 19,000 लोग ठीक हुए हैं, और 153 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये सारी खबरें हमने आपको बताई, और आगे भी हम आपको देश हित में खबरें बताते रहेंगे, निष्पक्ष होकर आपको बताते रहेंगे। और हमारे युवा हैं और हमारे बच्चे हैं खासकर, वो ये प्रोग्राम जरूर देखें। ये वैसे तो सभी के लिए है, पूरे परिवार को ही देखना चाहिए, लेकिन युवा और बच्चे वो हमारे देश का भविष्य है, उनको देश को की बागडोर संभालनी है, तो वो इस सरल भाषा में समझे, इसलिए हम आपके सामने ये खबरें रखते हैं। आप सबका फिर से मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे कहीं बाहर जाए तो ये जो सर्जिकल मास्क है, तो ये डबल मास्क आप लगा के रखें, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो करें, 2 गज की दूरी बना के रखें। तो ये सारी चीज़ आप ज़रूर करें, ताकि इस कोरोना महामारी पे हम एक पूरा देश एक साथ मिलकर इस पे विजय प्राप्त कर सके। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बात संदीप भारती के साथ ये प्रोग्राम था। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।